आप एक बार भाई साहब से बात करके तो देखिए। मैंने तो कई बार उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। व्यापार में जितना भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान हमें ही करना होगा। लेकिन ऐसे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने किसी तरह भाई साहब से कहा कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन ये घर नहीं दे सकता मैं। इतने साल आपने उनके नीचे काम किया है, अब वो आपको इस तरह से व्यापार से अलग कर रहे हैं। काश मैंने पहले ही अपना भविष्य सोच लिया होता, तो आज हम इस कगार पर ना होते। आखिर में वो है तो मेरे सेठ ही। भाई साहब कहने से कोई सच में भाई तो नहीं बन जाता। इस घर का खर्चा अब कैसे चलेगा, बच्चों के स्कूल की फीस, उनकी पढ़ाई, सब कुछ कैसे होगा। पहले सेमेस्टर की फीस तो हमने भर दी है, अब 3 महीने तक कोई फीस भरनी नहीं है, इसलिए हमें वक्त मिल जाएगा कि हम इन 3 महीनों में कुछ कर पाए। लेकिन हम बच्चों से क्या कहेंगे कि हम इस तरह से अचानक सब कुछ क्यों बदल रहे हैं। बच्चों को फिलहाल कुछ नहीं बताते, उनसे कहेंगे कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना था, इसलिए अब हम घर से ही काम करेंगे। बच्चों को बताएंगे तो उन्हें भी चिंता हो जाएगी, इसलिए सही तो यही है कि फिलहाल हम उन्हें कुछ भी ना बताएं। जब तक हमारे हालात फिर से ठीक नहीं हो जाते। वक्त किसी का भी बदल सकता है, क्योंकि जीवन में कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जान सकता। सीमा और विनोद की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही मोड़ आया था। विनोद, जिनके यहाँ सालों से काम करता था, उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया। उसके हाथ से अब सब कुछ जा चुका था, लेकिन सीमा और विनोद की हिम्मत ने उन्हें टूटने नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहा अब शुरू कहाँ से करें। अगर नौकरी ढूंढने जाएंगे तो उसमें काफी वक्त लग जाएगा। वैसे भी आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, कई सारे रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। बात तो आपकी सही है दीदी। रविंदर और मैं भी अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हुए हैं, नहीं तो हम ही आपकी मदद कर देते। मैंने 1-2 जगह पर आपकी नौकरी की बात की है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। अगर हम घर से ही कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दे तो इससे हमें किसी पर निर्भर भी नहीं रहना होगा, और खुद का काम होगा तो बढ़ा भी सकते हैं आगे। ये आपका आइडिया काफी सही है। खुद का कोई छोटा मोटा काम होगा तो नौकरी छूटने का डर भी नहीं रहेगा। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं आखिर, जो हम खुद बना भी सकते हो और रोज लोगों के काम भी आता हो। दीदी, आप चटनी इतनी अच्छी बनाती है, आप यही काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? आपको कितनी तरह की चटनियां बनानी आती है। हाँ, और चटनी तो हर घर में इस्तेमाल होती है। हम पहले आसपास के घरों में जाकर चटनी को टेस्ट करवा सकते हैं, इससे हमें ऑर्डर भी मिल सकता है। और अगर आपकी चटनी सबको पसंद आ गई तो आपका ये काम अच्छा और बड़ा भी बन सकता है। बात तो सही है, और चटनी बनाने में किसी भी तरह का कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता। मैं घर घर जाकर ऑर्डर लेकर डिलीवरी भी कर दूंगा, जिससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। दीदी, आप काम शुरू तो कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमने आज तक हार नहीं मानी है, आगे भी हर मुसीबत का सामना कर लेंगे साथ में। सीमा और विनोद अगले कुछ दिन चटनी बनाकर हर घर में, आस पड़ोस में, हर दुकान में उसे टेस्ट करवाने जाते हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिल सके। उन्हें धीरे धीरे चटनी का ऑर्डर मिलना शुरू भी हो जाता है। लेकिन अब उनके बच्चे इस बात से काफी चिढ़ने लगे थे। पापा, आप मेरे दोस्त आरव के घर में चटनी डिलीवर करने गए थे? अच्छा, तुम्हारा दोस्त आरव वहां रहता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका घर है। क्या पापा, आप मेरे दोस्तों को नहीं जानते, लेकिन वो तो मेरे मम्मी पापा को जानते हैं ना। अब क्यों गए थे वहां? क्यों गए थे से क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? वहां पापा घूमने थोड़ी ना गए थे, चटनी का ऑर्डर देने गए थे। एक तो आस पड़ोस में चटनी देने जाते, ऊपर से अपने स्कूटर पर डिलीवर भी करते हैं। मुझे कितनी शर्म आती है। अरे, हम हमारा काम कर रहे हैं, इसमें तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? छोड़ो, आप दोनों समझोगे ही नहीं। आपको तो बस अपना नया बिजनेस शुरू करना है, चाहे उसमें आपके बच्चों को शर्मिंदा ही क्यों ना होना पड़े। आप इसकी बातों को दिल पर मत लीजिए, हमारे लिए ये सब करना बड़ा जरूरी है। हाँ, लेकिन वो बात तो सही कह रहा था कि उससे शर्मिंदगी तो होती होगी। शर्मिंदा वो तब होता जब हम उन्हें स्कूल से निकाल देते
और सरकारी स्कूल में डाल देते, या फिर उसकी स्कूल फीस ही नहीं भरते। हम 2 महीने से ये चटनी का काम कर रहे हैं, तभी जाकर ये घर चल पा रहा है। सही बात है तुम्हारी। ये चटनी बेचकर ही आजकल हमारा गुजारा हो रहा है। सीमा और विनोद ने बड़ी ही मेहनत से धीरे धीरे अब काफी सारे ऑर्डर लेना चालू किया था, लेकिन उनके बच्चे अब इस बात से काफी नाराज होने लगे थे। सीमा और विनोद घर में चटनी बना रहे हैं और सारा सामान घर में बिखरा पड़ा हुआ है। ये क्या है? तुम्हारे घर में तो हर जगह चटनी चटनी फैली हुई है। तुम मेरे रूम में आओ ना, हम लोग वहीं बैठते हैं। ओके। मम्मी पापा, ये सब क्या है? जब देखो घर में चटनी की बदबू आती रहती है। आप लोग पूरा दिन ये सब क्यों करते रहते हैं? यही काम करते हैं तो घर में चटनी तो बनेगी ना डिम्पल। इसमें तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है बेटा? तुम दोनों के पास तुम्हारा अपना रूम है ना, वहां जाकर पढ़ाई करो। ये क्या बात हुई? मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप सारा दिन इस घर में चटनी बनाते रहते। मेरे फ्रेंड्स घर में आते तो वो मुझ पर हंसते हैं। डिम्पल, हमें एक बड़ा चटनी का ऑर्डर मिला है, हमें वो आज पूरा करना ही होगा बेटा। इसीलिए आज सारा दिन और शायद रात को भी हमें चटनी बनानी होगी, तभी जाकर हम कल सुबह तक सब कुछ कर पाएंगे। Oh God! आप लोगों को क्या जरूरत थी ये सब कुछ नया बिजनेस शुरू करने की? पापा, आप फिर से जॉब करिए ना, मुझे नहीं अच्छा लगता आपका ये सब करना। टेम्पल, अब बहुत हो रहा है, चुप कर जाओ। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के लिए कुछ नाश्ता भेजती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी हरी भरी चटनियां बनाइए, मैं पिज्जा मंगवा रही हूँ बाहर से। डिम्पल, पता नहीं क्या हो गया है इन दोनों को। ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाया हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है विनोद, आपने एक अच्छा पिता होने के सारे फर्ज निभाए हैं। हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं इनके लिए। मैंने अगर पहले ही सब कुछ प्लान किया होता तो आज ये सब नहीं होता। आज मैं इन्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाता। आप ये मत सोचिए, अभी हमारी चटनियों का कितना अच्छा काम चल रहा है, हमें ऑर्डर्स मिलना भी शुरू हो गया है। हम धीरे धीरे सब कुछ संभालेंगे। हाँ, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा जिससे हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाए। हर माँ बाप की तरह विनोद और सीमा भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चे थे कि उन्हें इस बात पर अब शर्मिंदगी होने लगी थी कि उसकी माँ की हरी भरी चटनियां अब उसकी स्कूल टीचर तक पहुंच गई थी। डिम्पल, मायरा टीचर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में? लेकिन क्यों? पता नहीं, कह रही थी कुछ काम है तुमसे। तो मैंने तो सारा होमवर्क भी पूरा कर लिया है, फिर क्यों मेरे बारे में पूछ रही थी? वो देखो आ रही है, या शायद तुमसे ही मिलने आ रही होगी। डिम्पल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई मुझे। जी टीचर जी, कहिए ना, आपको मुझसे कोई काम था? क्लास मॉनिटर बना रही है क्या आप मुझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा की चटनी के बारे में बात करनी थी। मैंने उनसे ली थी अगली बार और उनकी हरी भरी चटनी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। तुम उनसे कहना कि मुझे उन्हें बड़ा ऑर्डर देना है तो मुझे फोन जरूर करें। वाह, आजकल टीचर्स भी तुम्हें चटनियों के लिए बुलाने लगे। अब तो तुम टीचर्स को चटनी खिलाकर कुछ भी करवा सकती हो ना डिम्पल? कुछ भी मत बोलो कियारा। देखो ना कितनी अच्छी लगी मायरा टीचर को तुम्हारी माँ की हाथों की हरी भरी चटनी। अगर तुम सारी टीचर्स को खिलाओगी ना तो उनसे भी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर डिम्पल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो जैसे ही घर आई तो देखा उसका छोटा भाई मम्मी पापा से पहले से ही कुछ बहस कर रहा था। लेकिन आपको जरूरत क्या थी हमारे स्कूल में चटनियों की मार्केटिंग करने की? अरे चटनियों की मार्केटिंग की है तभी तो इतने सारे ऑर्डर्स मिले हैं हमें। कार्तिक, जरा देखो तो तुम्हारे स्कूल में सबको हमारी चटनियां कितनी पसंद आई है। हाँ, हमने जब सबको चटनियां चखाई तभी तो हमें इतने सारे ऑर्डर्स और तारीफ भी मिली है बेटा। आपको अपनी तारीफ की पड़ी है लेकिन हमारी नहीं। कैसे माँ बाप है आप? अपने बच्चों को शर्मिंदा करके अपना काम निकलवा रहे हैं। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमें स्कूल में आपकी वजह से कितनी शर्मिंदगी सहन करनी पड़ती है।
सब लोग हरी भरी चटनी कहकर हमें चिढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स को चटनी बेच रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी चटनी का बिजनेस शुरू करने की? अच्छा खासा विक्रम अंकल की कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन नहीं, आपको तो बस हमें सबके सामने शर्मिंदा करना था। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। ऐसे बात करते हैं मम्मी पापा से? यही सिखाया हमने तुम्हें? हम जो कह रहे हैं सच्ची कह रहे हैं। अब हम क्या कहें अपने दोस्तों से? हमारे मम्मी पापा चटनी बेचते हैं, चटनी ले लो भाई, चटनी। हाँ तो चटनी बेचने में बुराई क्या है? हम भीख तो नहीं मांग रहे किसी से। तुम लोगों को किस बात की शर्म आती है आखिर? मम्मी अब समझ नहीं रहे, हमारे दोस्त हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं, हम उन्हें कुछ कह भी नहीं पाते। तुम लोगों को अपने मम्मी पापा से ज्यादा अपने दोस्तों की पड़ी है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मम्मी कहने के लिए अब कुछ भी कह सकती है, लेकिन रहना तो हमें उनके साथ ही है, इसलिए जब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं तो हमें उन्हें जवाब भी देना पड़ता है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? छोड़ कार्तिक, आजकल इन्हें हमारी नहीं सिर्फ खुद की पड़ी है और किसी की नहीं। हमारे बारे में सोचना इन्होंने छोड़ दिया है। क्या क्या कहा तुम दोनों ने? सीमा छोड़ो ना, बच्चे उदास हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। तुम शांत हो जाओ। आज तक हमने इनके लिए जो भी किया इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। हमें वो कह रहे हैं कि हम सेल्फिश हैं। नहीं है तो आज से ही आप ये चटनी का काम बंद कर दीजिए। पापा जैसे नौकरी करते थे वैसे करिए। ये स्कूटर पर चटनी बेचने जाना, हमारा कितना नाम खराब होता है इसमें। देखा देखा आपने कितना ज्यादा बोल रहे हैं। इन्हें पता भी नहीं कि हम दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं इन दोनों के लिए। तो वो तो हर माँ बाप करते हैं। आप ये चटनी का बिजनेस बंद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं तो मैं ये सारी चटनियां फेंक दूंगी। हाँ हाँ फेंक दो ना बेटा। मौसी आप क्यों, क्या हुआ? फेंको ना बेटा, फेंक दो चटनी। उसके साथ ही अपने स्कूल जाने का सपना भी फेंक देना, ठीक है? ज्योति जाने दो ना, कुछ मत कहो बच्चों से। नहीं जीजा जी, आज तो इन दोनों ने हद ही कर दी है। इन्हें एहसास ही नहीं कि इनके माता पिता इनकी खुशी के लिए रोज एक नई मौत मर रहे हैं, रोज अपनी खुशी का गला घोंट रहे हैं, अपनी जरूरतों को ना पूरा करके इनकी खुशी को आगे रखते हैं। मौसी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मम्मी पापा ने कुछ बड़ा ही त्याग कर दिया हो। तुम्हें पता भी है जिस चटनी के लिए तुम दोनों इतना बोल रहे हो कि हमें शर्मिंदगी हो रही है, उसी से तुम्हारे स्कूल की फीस भर रहे हैं ये लोग। तुम्हारे पापा को विक्रम अंकल ने धोखा दे दिया, उनके सारे पैसे ले लिए, बस ये घर है उनके पास। फिर भी उन्होंने इस घर को नहीं बेचा क्योंकि तुम दोनों को ये घर बहुत पसंद है। तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला क्योंकि तुम्हें स्कूल पसंद है। कभी तुम्हें किसी खर्चे के लिए नहीं रोका। ये पिज्जा बर्गर ये सब जब तुम खाती रहती हो ना, वो सब ये दोनों चटनी बेच कर कमा रहे हैं। जीजा जी नौकरी करते तो भविष्य में फिर से उनकी नौकरी जाने पर तुम दोनों दुखी होते, इसलिए इन दोनों ने अपना बिजनेस किया जिससे तुम्हारे भविष्य पर कोई आंच ना आए। और तो और तुम दोनों को कुछ बताया भी नहीं जिससे तुम्हें किसी बात का दुख पहुंचे, और ऐसे मम्मी पापा के साथ तुम लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। कह रहे हो कि इन दोनों ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। I'm sorry पापा मम्मी, हमने आपका दिल दुखाया, हमने आपको कितना कुछ कहा, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए इतना सब कुछ सहते रहे। पापा हमें गर्व है कि आप लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपको पता है मेरे सारे टीचर्स मम्मी की हरी भरी चटनी की तारीफ करती है। मेरे तो सारे दोस्तों के घर में भी अब आपकी हरी भरी चटनी पहुंच गई है। आप तो बहुत फेमस होते जा रहे हैं। आज से हम भी आपकी मदद करेंगे और मम्मी की हरी भरी चटनी का प्रमोशन करेंगे। देखा सीमा, हमारे बच्चे कितने समझदार हैं। बच्चों अगर हम साथ हैं तो हम जिंदगी के किसी भी मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी पार कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आज तुमने हमारा साथ देकर हमारा विश्वास और भी बढ़ा दिया है। अब हम सब लोग साथ मिलकर अपने इस छोटे से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे।
और एक दिन देखना हम फिर से उसी मकाम पर होंगे जहां से हम नीचे आए हैं। बच्चों, आज के बाद अपने मम्मी पापा पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई माता पिता नहीं जो अपने बच्चे की खुशी नहीं चाहते। जी मासी। बच्चों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया था, लेकिन उस दिन के बाद वो अपने मम्मी पापा का सहारा बन गए। अब बस सब काम अच्छे से हो जाए। देखो जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी में कोई भी कमी रह जाए। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं सब संभाल लूँगा। मैंने हर चीज़ का हिसाब अच्छे से लगा रखा है। सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही थी। मीनाक्षी भी अपनी शादी की तैयारी खूब अच्छे से कर रही थी। कुछ दिन पहले ही मीनाक्षी की सहेलियां घर आ जाती हैं। घर में जोरों शोरों से नाच गाना चल रहा होता है। सब खुश थे, पर मीनाक्षी के बाबूजी कोने में उदास बैठे थे। अजी क्या हुआ, यहाँ अकेले उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या बताओ तुमको, ऐसे ही थोड़ा दिमाग खराब था। हाँ तो बताओ ना क्या हुआ। बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? लड़के वालों ने जो शादी का हॉल पसंद किया है उसका रेट हमारे बजट से दुगना है। अब बताओ कैसे होगा सब कुछ। मैंने तो एक एक चीज़ का बजट बना कर रखा था, अब इसके पैसे कहाँ से आएंगे? अरे ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई। मीनाक्षी के माँ बाबूजी आपस में बात कर रहे थे। पीछे से मीनाक्षी गुजर रही होती है और वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अचानक से घर में परेशानी का माहौल बन जाता है। मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसे तो मेरे माँ बाप इतना परेशान होते रहेंगे, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। मीनाक्षी बड़ी परेशान हो जाती है और इस तरह से वो अपनी शादी का फंक्शन भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इतने में मीनाक्षी के होने वाले पति का फ़ोन आता है। हेलो मैडम, क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो बस बैठी थी। अरे मीनाक्षी क्या बात है, तुम कुछ उदास सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी आवाज़ से पता चल जाता है। चलो अब चुपचाप बता दो कि क्या बात है। वो ना, पापा आज थोड़े उदास थे, इसीलिए मैं भी परेशान हूँ। पर बात क्या हो गई, क्यों परेशान है वो? और फिर मीनाक्षी राजेश को सारी बात बता देती है कि उसके माँ बाप आखिर परेशान क्यों हैं। राजेश को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो मीनाक्षी को दिलासा देता है और फिर घर पर अपने माँ बाप से बात करता है। और ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ससुर से बात कर लेता हूँ, तो ज़रा मुझे उनका नंबर तो मिला कर दे दे। ठीक है बाबूजी। राजेश अपने ससुर का नंबर मिला कर देता है। राजेश के बाबूजी राजेश के ससुर से बात करते हैं। अरे समधी जी, क्या बात हो गई? मैंने सुना कि आप आजकल बड़े परेशान चल रहे हो। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बेटी की शादी है तो ये सब तो चलता रहता है। देखिए जी, आपको किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक परिवार हो चुके हैं। आपकी परेशानी हमारी परेशानी। आप एक काम कीजिए, आप आधे पैसे मुझसे ले लीजिए। अरे समधी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं लड़की का बाप होकर आपसे पैसा नहीं ले सकता। अरे समधी जी, अब बस आप कुछ भी मत बोलिए। अगर आपकी बेटी की शादी है तो हमारे भी तो बेटे की शादी है। राजेश के बाबूजी शादी के आधे पैसे मीनाक्षी के बाबूजी को दे देते हैं। मीनाक्षी के बाबूजी इस बात से बड़े खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल और परिवार मिला है। सब परेशानी दूर हो जाती है और मीनाक्षी की शादी की तैयारी धूमधाम से चलने लगती है। उसके बाबूजी वही हॉल बुक करते हैं और शादी बहुत ही अच्छे से करते हैं। सब कुछ अच्छे से निपट जाता है। फिर मीनाक्षी की विदाई हो जाती है। मीनाक्षी खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंच जाती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने नए घर में स्वागत है। अब इस घर को अच्छे से संभालना। जी माँ जी। मीनाक्षी की सारी रस्में अच्छे से हो जाती है। उसके बाद एक दिन मीनाक्षी अपने पति राजेश से कहती है, ए जी ये क्या, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे? घूमने? हाँ, आज ही मेरी सहेलियाँ पूछ रही थी कि तुम दोनों कहाँ घूमने जा रहे हो। मैंने बोला मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो मैडम का घूमने का मन है। ऐसा है तो चलते हैं। मैं घर पर बात कर लेता हूँ, पर ये तो बताओ तुम्हारा कहाँ जाने का मन है? मैं तो गोवा जाना चाहती हूँ। मुझे ना बीच बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर चलते हैं गोवा। क्या सच में? वाह, आप कितने अच्छे हो। मीनाक्षी की खुशी तो 7वें आसमान पर होती है। वो फटाफट अपनी पैकिंग भी कर लेती है।
इधर राजेश अपनी माँ से जाकर बात करता है। अच्छा, तो बहू को गोवा जाना है? ठीक है, मैं तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। राजेश अपने कमरे में चला जाता है। दोनों ही गोवा जाने के लिए बड़े खुश थे। अब जैसे ही राजेश की माँ उसके बाबूजी को ये बात बताती है तो वो फट से मीनाक्षी के बाबूजी को फ़ोन लगा देते हैं। अरे समधी जी, कैसे हो? अरे नमस्ते समधी जी, यहाँ तो सब बढ़िया है, आप बताइए। बस यहाँ भी सब बढ़िया है, अच्छे से सारी रस्में हो गई है। अब तो बच्चे घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, बढ़िया तो है, बच्चों को घूमना फिरना तो चाहिए ही। मैंने तो राजेश को बोला ही था कि अच्छे से जाओ और खूब मज़े करके आओ, पर फिर भी वो पैसों को लेकर ना परेशान हो रहा था। जाने के लिए आनाकानी करने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया है कि तुम सबकी टेंशन मत लो, ये सारा खर्चा तो हम समधी समधी आधा आधा बांट लेंगे। आधा आधा? हाँ जी, बेटी तो आपकी भी जा रही है, बच्चे तो दोनों के ही है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने शादी कर दी तो मीनाक्षी अब आपकी बेटी नहीं रही। जी हाँ, पर वो... अच्छा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ, लगता है राजेश की माँ आवाज़ दे रही है। आप कल तक पैसे ट्रांसफ़र कर देना। इतना बोलकर राजेश के बाबूजी फ़ोन काट देते हैं और मीनाक्षी की बाबूजी की कुछ सुनते ही नहीं। अब मीनाक्षी के बाबूजी फिर से टेंशन में आ जाते हैं। वो मीनाक्षी की माँ से बात करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पहले तो खुद ही समधी जी ने शादी के आधे पैसे दिए और अब ऐसे बोल रहे हैं। अरे पर ये तो सोचो कि ऐसे कौन ससुराल वाले मदद करते हैं बिना बोले। अब आप बिना कैसे भी इंतज़ाम करके उनको कल ही पैसे ट्रांसफ़र कर देना। अब वहाँ हमारी बेटी है और उससे कोई तकलीफ़ ना हो। वैसे भी समधी जी सही तो कह रहे हैं, आखिर हमारी बेटी भी तो घूमने जाएगी, तो फिर लड़के वाले ही सारे पैसे क्यों अकेले दें। मीनाक्षी के बाबूजी इस बारे में बहुत सोचते हैं। उन्हें ये बात अच्छी तो नहीं लगती, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो अगले दिन पैसों का इंतज़ाम करके राजेश के बाबूजी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। राजेश के बाबूजी के अकाउंट में जैसे ही पैसे आते हैं वो बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, समधी जी ने तो पैसे डाल दिए, चलो बढ़िया है, अब बच्चे मज़े से घूमने जाएंगे। अगले ही दिन राजेश और मीनाक्षी दोनों गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर वो खूब खुला खर्चा करते हैं और मज़े से घूमते हैं। दोनों घूमकर घर वापस आते हैं। मीनाक्षी अपने ससुराल में बड़ी ही खुश थी। राजेश और उसके ससुराल वाले उसके साथ बड़े ही अच्छे से रह रहे होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर एक दिन जब मीनाक्षी अपनी सास के साथ बैठी थी तो वो उसे कहती है, अरे बहू, तेरी ये साड़ियाँ तो काफ़ी पुरानी सी हो गई है, इसे अब मत पहनना। माँ जी, ये तो बस घर के काम करके ख़राब हो गई है। फिर भी मेरी बहू ऐसी साड़ियाँ पहने ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक काम कर, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम कल शॉपिंग करने चलेंगे। तेरी माँ ने जो साड़ियाँ दी थी ना वो बड़ी ही सुंदर थी, हम उसी दुकान पर चलेंगे। हाँ माँ जी, उस दुकान पर तो सब लेटेस्ट साड़ियाँ मिलती हैं और वो दुकान ना मेरे घर के बहुत पास भी है। हाँ तो बस कल फिर हम उसी दुकान पर जाएंगे। एक काम करना, तुम अपनी माँ को भी बुला लेना, कितने दिन से तुम उनसे मिली भी नहीं हो ना। मीनाक्षी ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। वो अपनी माँ को थोड़ी देर बाद ही फ़ोन करके बता देती है कि वो अगले दिन अपनी सास के साथ साड़ी की दुकान पर आ रही है। मीनाक्षी की माँ ये सुनकर बड़ी ही खुश हो जाती है और अगले दिन फटाफट साड़ी की दुकान पर पहुँच जाती है। अरे माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ माँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। अरे नमस्ते समधन जी, कैसी हो? नमस्ते नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मीनाक्षी आपकी खूब तारीफ़ करती है। आप सब उसका इतना ध्यान रखते हो, उसे इतना प्यार देते हो, ये देख कर ना बड़ा अच्छा लगता है। अरे समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी है ही इतनी प्यारी। खैर ये सब छोड़िए और चलिए साड़ियाँ देखते हैं। अब दोनों समधन और मीनाक्षी बैठकर साड़ियाँ देखने लगती हैं। मीनाक्षी और उसकी माँ तो सस्ती सस्ती साड़ियाँ देखती है, पर मीनाक्षी की सास एक से बढ़कर एक साड़ी निकलवाती है। ये समधन जी तो मेरी बेटी पर खुला खर्च करती है। मेरी बेटी सच में कितनी नसीबों वाली है। मैं तो धन्य हो गई ऐसे लोग पाकर। माँ जी, ये साड़ियाँ तो बहुत महंगी है और आप इतनी सारी साड़ियाँ क्यों ले रही हैं? अरे बहू, इतनी साड़ियाँ तो लेनी ही पड़ेगी ना, अब रोज़ रोज़ लेने थोड़ी ना आएंगे। और कुछ साड़ियाँ ना मैंने अपने लिए भी तो निकाली है इसमें। पर माँ जी, मेरी साड़ियाँ तो बहुत ही महंगी है।
अरे बहू अब बस भी कर। हाँ भाई साहब, अब ज़रा इन साड़ियों का बिल तो बना दो। दुकानदार सारी साड़ियों का बिल बना देता है। जब मीनाक्षी की माँ साड़ियों का बिल देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बिल था पूरे 35,000 रुपये का। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा है समदन जी, आपने तो सच में मीनाक्षी के लिए कुछ ज़्यादा ही महंगी साड़ियाँ ले ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप दोनों माँ बेटी ना एकदम एक जैसी हो। आपको तो किसी दूसरे का खर्च हो बिल्कुल पसंद ही नहीं। एक काम करो भाई साहब, आप आधे पैसे मेरी समदन से ले लेना, वरना ये दोनों माँ बेटी बोल बोल कर मेरे सर में दर्द कर देंगी। ये सुनकर मीनाक्षी की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं समदन जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि अब आप कुछ भी मत बोलिए, ठीक है? मैं आपका मन रखने के लिए आधे पैसे दे रही हूँ ना, आधे पैसे आप दे दो बस। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ एक माँ के मन को। सबकी इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी को सब दे दे, पर आपने पहले ही इतना दिया है, पर आपका मन कहाँ मानता है। तो मैडम बताइए कैसे करना है? ये लीजिए आधे पैसे, और आधे पैसे मेरी समधन जी दे देंगी। ये तो यहीं रहती है ना, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना भाई साहब? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनके साथ तो अपना पुराना हिसाब किताब चलता रहता है। अच्छा तो समधन जी अब हम चलते हैं। आपसे मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। आप कभी आना ना हमारे घर। जी बिल्कुल आऊँगी किसी दिन। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। मीनाक्षी और उसकी सास वहाँ से साड़ियों के सारे थैले उठाकर चल देती हैं। पर मीनाक्षी की माँ की टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। वो बिल लेकर घर आती है और मीनाक्षी के बाबूजी को दिखाती है। अरे ये 35,000 की साड़ियाँ किसने खरीद ली? मीनाक्षी और उसकी सास साड़ी सदन पर आए थे जो हमारे पड़ोस में है, उन्होंने ही ली है ये सारी साड़ियाँ, और आधा बिल भरकर आधा मेरे सर मड़कर चली गई है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ मैं जी, इन्होंने एक बार शादी में आधे पैसे क्या दे दिए, अब तो हर चीज़ में आधे पैसे मांग लेते हैं और इनको ज़रा भी झिझक नहीं होती। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अभी तो मैंने इतने पैसे समधी जी के अकाउंट में डाले थे और आज फिर से ये सब। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा मीनाक्षी की माँ। अरे पर हम कर भी क्या सकते हैं, आखिर बेटी का ससुराल है, हम कुछ बोले तो कहीं उससे दिक्कत ना हो जाए। हाँ, तुम सही कहती हो। चलो अब जो हो गया सो हो गया, अपनी बेटी को ही तो दिया है, कोई बात नहीं। मीनाक्षी के माँ और बाबूजी अपने मन को कैसे भी करके समझा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन मीनाक्षी की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो जाती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। राजेश जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो पता चलता है कि मीनाक्षी माँ बनने वाली है। ये सुनकर मीनाक्षी और राजेश बहुत ही खुश होते हैं और घर जाकर सबको बताते हैं। सब लोग ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठते हैं। माँ, डॉक्टर ने बोला है कि 9 महीने मीनाक्षी को बस रेस्ट करना है और कोई काम नहीं करना। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, मैं कल से ही काम वाली लगवा लेती हूँ। राजेश की माँ अगले ही दिन मीनाक्षी के माँ बाबूजी को खबर दे देती है और वो मीनाक्षी से मिलने आ जाते हैं। देखिए ना समधन जी, डॉक्टर ने बहू को एकदम आराम करने को बोला है। कल से सारी काम वाली से बात कर ली है पर एक भी खाली नहीं है। अब तो आप ही कुछ करो, आपके यहाँ तो इतनी काम वाली है। अब जल्दी से इस हफ्ते के अंदर अंदर ना एक काम वाली ढूंढ कर भेज दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बहू को कोई भी काम करना पड़े। वैसे भी ये आपकी ही तो बेटी है, आप इतना तो करोगे ही। जी ऐसी बात है तो मैं आज ही किसी को देखती हूँ और आपके पास भेज दूँगी। मीनाक्षी की माँ मीनाक्षी के ससुराल एक काम वाली को भेज देती है। वो काम वाली घर का सारा काम करती है, खाना भी बनाती है। पर जैसे ही महीना ख़त्म होने को होता है तो राजेश की माँ से पैसे मांगती है। तो वो उसे कहती है, अरे लक्ष्मी, तू मुझसे क्यों पैसे मांग रही है? तेरी तनख्वाह मीनाक्षी की माँ देगी, उनसे जाकर मांग। हाँ, कामवाली अब अपनी तनख्वाह मीनाक्षी की माँ से जाकर मांगने लगती है। मीनाक्षी के माँ बाबूजी को बड़ा ही गुस्सा आता है कि उसकी सास ने कामवाली के पैसे तक नहीं दिए, पर बेचारे मजबूरन हर महीने खुद ही कामवाली को पैसे देने लगते हैं। ऐसे करते करते मीनाक्षी के आराम से 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने के बाद अब मीनाक्षी की डिलीवरी का वक्त आता है तो सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। मीनाक्षी के माँ बाप भी खबर सुनकर फटाफट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मीनाक्षी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अरे वाह, मैं तो पापा बन गया। माँ बाबूजी आप दोनों दादा दादी बन गए। हाँ बेटा, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे समधी जी आप नाना बन गए और समधन जी आप नानी। हाँ जी, सच में आज जो खुशी हो रही है ना, बता ही नहीं सकती।
अरे इतनी खुशी की बात है, जरा कोई मिठाई तो मंगवाओ। अरे नाना जी जरा मिठाई मंगवाइए, इतना बड़ा खुशी का मौका है। अरे वो क्यों मंगवाएंगे, आप चुपचाप जाओ और मिठाई लेकर आओ। अरे तो ऐसी क्या बात है, मैं ले आता हूँ मिठाई। राजेश के बाबूजी मिठाई लेने चले जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आकर कहता है, अभी तक आपने हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अरे इसके बाबूजी तो अभी अभी बाहर गए। समझी जी आप जाइए ना जरा, देखिए तो क्या बिल है। मुझे नहीं पसंद कोई बार बार आकर बिल के लिए बोले, जरा जाकर आप भर दीजिए। अरे पर ये बिल क्यों भरेंगे? अरे तो क्या बस मैं ही दादी बनी हूँ, आप बच्चे के खुश नहीं लगते? हाँ लगते हैं, पर हमारे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे। मैं सच कह रही हूँ, बच्चों के घूमने, उन साड़ियों के और काम वाले के 9 महीने के पैसे, ये सब देकर कुछ नहीं बचा। माँ, क्या आपने इन सब चीज़ों के पैसे मीनाक्षी के माँ बाप से लिए हैं? अरे बेटा तो क्या हुआ, उनकी भी तो बेटी है ना मीनाक्षी। हाँ, पर अब मीनाक्षी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे घुमाने लेकर जाऊंगा, मैं कपड़े दिलवाऊंगा और कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं पूरा करूंगा। अब ऐसे कैसे उसके माँ बाप से पैसे मांग सकते हो? बेचारे पहले ही इतनी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। अरे पर बेटा, माँ बस, आज के बाद आप एक भी पैसा मीनाक्षी के माँ बाप से नहीं लेंगे, वरना मुझे बहुत बेइज्जती महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि मैं इस लायक ही नहीं कि अपना परिवार पाल सकूं। आज ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ। अरे बेटा तू ऐसे उदास मत हो, मैं तुझे उदास नहीं देख सकती बेटा। तो बस आगे से आप ऐसा दोबारा कभी मत करना माँ। हाँ बेटा, मैं और तेरे बाबूजी कभी दोबारा मीनाक्षी के माँ बाप से कुछ नहीं मांगेंगे, तो बस उदास मत हो और अभी अपने बच्चे के बारे में सोच। राजेश के माँ बाबूजी मीनाक्षी के माँ बाबूजी से माफ़ी मांगते हैं। वो फिर कभी उनसे किसी खर्चे के पैसे नहीं मांगते। हॉस्पिटल का बिल राजेश भर देता है और मीनाक्षी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी घर आ जाती है। उसके बाद सब हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। हर औरत की जिंदगी की कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, या कहे कि औरत की जिंदगी एक कहानी ही है। आज की कहानी है विनीता की। विनीता एक बहुत ही सीधी सादी औरत थी। जिस दिन से विनीता बहू बनी थी, उस दिन से ही उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने ससुराल वालों के नाम कर दी थी। सुबह 4:30 बजे विनीता के फोन का अलार्म बजता है। 4:30 बज गए, कब सुबह होती है पता ही नहीं चलता। हे भगवान, मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। बिस्तर पर बैठी हुई विनीता अपने ससुराल की शांति की कामना कर अपना दिन शुरू करती है। 6 बजे तक विनीता नहा धोकर पूजा कर रसोई में चली जाती है और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाना शुरू कर देती है। ये रही पापा जी की बिना चीनी की चाय और ये मम्मी जी की ज्यादा चीनी वाली चाय। सब्जी में तो बस आलू और पत्ता गोभी है। व्योम तो पत्ता गोभी खाता नहीं और आलू खा खाकर सब बोर हो गया। क्या बनाऊं नाश्ते में? किसी आम गृहिणी की तरह विनीता का सारा दिन भी इसी सोच में जाता कि खाने में क्या बनाऊं। कि तभी बहू चाय। विनीता जल्दी जल्दी अपने सास ससुर को चाय देती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। जब वो सभी को नाश्ता परोस रही थी तो वो देखती है कि उसका देवर फोन में खाने के वीडियो देख रहा है। आजकल खाने की कितनी डिशेस आ गई है, मैगी के पकोड़े, बर्गर, पिज्जा, क्या सही है। ये आपने क्या बनाया है भाभी? आज घर में 2 ही सब्जी थी ना, और दोनों ही आपको पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पोहे बना दिए। अब यही बनाया तो यही खाना पड़ेगा। व्योम के चेहरे को देखकर विनीता को बुरा लगता है और वो खुद ही खुद में ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देती है। आज के जमाने के खाने का आइडिया भी नहीं है मुझे। पोहे उपमा यही तो जानती हूँ मैं। क्या विनीता, किस जमाने की है तू? कुछ दिनों बाद कोई तेरे खाने को पूछेगा भी नहीं। विनीता पूरा दिन इसी टॉपिक के बारे में सोचती रहती। रात को सभी वापस काम से लौटते हैं, फिर खाना खाकर सभी एक साथ टीवी देखने बैठते हैं। ये टीवी का मॉडल बहुत पुराना हो गया है, अब तो स्मार्ट टीवी ले ही लेना चाहिए। वाईफाई से चलेगा टीवी, कोई टेंशन नहीं। रिमोट इधर हुआ तो फोन से टीवी ऑपरेट कर लेंगे। क्या हो विनीता? मेरा मतलब है ये टीवी ठीक ही है, यही रहने देते। इतना मॉडर्न बनकर क्या फायदा। बाप रे, विनीता के सामने खर्च की बात करती, बेकार में अभी नाराज हो जाती। इन्हें लगता है कि मुझे स्मार्ट टीवी के बारे में पता ही नहीं है, सब मुझे गंवार समझते हैं। अरे मैं हूं ही गंवार, इनका भी क्या दोष।
आज तक रसोई में ही तो रही हूँ, आता ही क्या है मुझे। और फिर से खुद ही खुद में विनीता बातों को अपने दिमाग में घुमा रही होती है। तभी व्योम कहता है, मुझे आप सबसे एक बात कहनी थी। वो मेरी फ्रेंड है ना पूजा, पापा जिससे आप मिल चुके हैं। हाँ हाँ, वो अग्रवाल जी की बेटी। जी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ पापा। बच्चे बड़े हो गए उषा जी, खुद के लिए लड़की भी खुद ही पसंद कर ली। आजकल कोई माँ बाप की मंजूरी के लिए रुकता ही नहीं है। हम हाँ करे या ना करे, शादी तो ये खुद की मर्जी से कर ही लेंगे। बिल्कुल भी नहीं पापा, आप अगर मना कर दोगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। अरे ये मजाक करे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम कल ही बात चलाते हैं अग्रवाल जी से तेरी शादी की। बेटे ने कह दिया और आप चल पड़ी रिश्ता लेकर। पहले कंफर्म तो कर लीजिए कि लड़की को ये लड़का पसंद है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इस लड़के को कोई भी लड़की पसंद करेगी। भगवान जाने क्या मती मारी गई होगी पूजा की। क्या सही कह रहा हूँ ना बहू? हाँ, मैं क्या बोलूँ पापा जी, आपको जो सही लगे। ये लीजिए, पूछा भी तो किससे आपने। अगले ही दिन व्योम के घर वाले पूजा के घर रिश्ता लेकर चले जाते हैं और बात पक्की करके ही लौटते हैं। अब तक अपने ससुराल की इकलौती बहू विनीता अब जिठानी बनने वाली थी। अब मिलोगे ना भाभी पूजा से तो बहुत खुश हो जाओगी। इतनी टैलेंटेड लड़की है भाभी, क्या बताऊं। मुझसे भी ज्यादा सैलरी है उसकी। सबने कहा था देख लेना तुझे छोड़ देगी बाद में, पर देखो उसने पैसे के ऊपर प्यार को रखा। अच्छा, मेरी होने वाली देवरानी जी ऑफिस भी जाती है? सिर्फ ऑफिस नहीं जाती भाभी, घर का काम भी आता है। हर चीज में एक नंबर है, कहो तो बिल्कुल परफेक्ट। देवर जी कितने खुश हैं पूजा की नौकरी को लेकर। सही बात है, कौन ही नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी कमाए। सत्यम जी भी तो सोचते होंगे कि काश मैं भी कमाती, पर मैं तो यहाँ एक पैसा भी नहीं लाती, किसी काम की ही नहीं हूँ मैं। और धीरे धीरे इन चीज़ों को ही विनीता अपने दिल में भरती जाती है और धीरे धीरे उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो खुद का वजूद खोने लगती है। कुछ दिनों बाद व्योम और पूजा की सगाई हो जाती है। एक रोज अपने कमरे में व्योम पूजा से बात कर रहा था और इत्तेफाक से उसी वक्त विनीता व्योम के कमरे से बाहर से गुजर रही थी। अरे नहीं पूजा, भाभी को कहाँ बाहर लेकर जाएंगे, उन्हें कहाँ समझ में आती है ये चीजें। बस बहुत हो गया विनीता, अब तुझे खुद को बदलना ही पड़ेगा, वरना एक एक कर तू सबसे अलग होती जाएगी। और 1 महीने बाद पूजा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। एक अच्छी बहू की तरह पूजा अपनी पहली रसोई की तैयारी करने किचन में जाती है। भाभी घर में मेयोनीज होगी क्या? मैंने पूरे किचन में ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिली। मेयोनीज क्या चीज़ होती है पूजा? मैंने तो ऐसा कभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया रसोई में। अनियन गार्लिक पेस्ट भी नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं भाभी, मैं अभी मंगवा लेती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठिए। आज का खाना मैं बनाऊंगी। बहुत दिन काम कर लिया आपने, अब आप कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए और आराम से अपनी देवरानी के हाथों के बने खाने को खाइए और आनंद उठाइए। कुछ देर बाद पूजा सभी के लिए खाना तैयार कर बाहर टेबल पर लगाती है। अरे लगता है बहू तूने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही टेबल पर लाकर रख दिया। वही तो मैं देख रहा हूँ, इतने कम टाइम में तुमने पिज्जा भी बना दिया पूजा, मानना पड़ेगा। काफी जल्दी काम करती हो तुम। अब खा कर भी देखते हैं कि सिर्फ देखने में ही अच्छा है या खाने में भी। सभी पूजा के हाथ के खाने को खाकर वाह वाह करते नहीं थकते। वाह बहू वाह, क्या खाना बनाया है तूने, बहुत अच्छा। ऐसा कुछ तो पहले मैंने कभी खाया ही नहीं। क्यों उषा जी? अरे वही तो, किसी को मेरे हाथों के पराठे पसंद नहीं, सभी को यही सब खाना है। 1 हफ्ते बाद से ही पूजा अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। पूजा जैसी थी वैसे ही अपने ससुराल में भी रहती। ऑफिस जाने के लिए वो ऑफिस के कपड़े पहनती, हिल्स पहनती और जैसे उसे रहना होता वैसे ही रहती। पर उसे देख देख कर अब विनीता को ऐसा लगने लगा था कि विनीता की ड्रेसिंग में कोई कमी है। फिर एक दिन ऑफिस से आने के बाद पूजा अपनी भाभी से कहती है, कल मेरे ऑफिस पर एक पार्टी है भाभी, और इनविटेशन पूरी फैमिली को है, तो आप मेरे साथ चल रही हो ना? देखिए मना मत कीजिएगा। कितनी भी कोशिश कर लो तुम, भाभी को मना नहीं पाओगी। भाभी पार्टी में आती ही नहीं। क्यों देवर जी, क्यों नहीं आऊंगी? मैं भी आऊंगी, मैं कोई ओल्ड फैशन थोड़ी ना हूँ।
अगली शाम सभी तैयार होकर अपने अपने कमरों से निकलते हैं और फिर विनीता के कमरे का दरवाजा खुलता है तो विनीता की ड्रेसिंग को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जिस औरत ने साड़ी के अलावा कभी सूट तक नहीं पहना था, वो आज एक बॉडीकॉन गाउन और हिल्स में अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे वाह दया अवतार, वैसे काफी अच्छे लग रहे हैं ये कपड़े तुम पर। जरूर पूजा ने आइडिया दिया होगा। आपको क्या लगता है मुझे नए जमाने की समझ नहीं है क्या? वो तो बस आप लोगों के चक्कर में ही मैं तैयार नहीं होती थी। अब चलिए भी, यहीं खड़े रहेंगे क्या? विनीता पूजा की तरह तैयार तो हो जाती है पर उसे वो ड्रेस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। जाने पूजा कैसे हिल्स में चल लेती है, मेरा तो बार बार पैर ही मुड़ जा रहा है। हे भगवान मेरी लाज रखना। और किसी तरह अपने कपड़े और अपनी चप्पलों में खुद को एडजस्ट करती हुई विनीता पार्टी में पहुंच जाती है। ऑफिस की ऑफिशियल पार्टी थी तो सभी के हाथ में ड्रिंक होना तो लाजमी था। ये सारे लोग क्या पी रहे हैं ग्लास में? मैं भी हाथ में ले लेती हूँ, वरना हमेशा की तरह सत्यम जी मुझे गंवार समझेंगे। अपनी देवरानी को हाथ में ग्लास लिए हंसी ठिठोली करता देख विनीता भी काउंटर से एक ड्रिंक ले लेती है और जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीती है उसे नशा चढ़ जाता है। विनीता ग्लास को अपने सर पर रखकर जोर जोर से गाना गाने लगती है। नशे से चिढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चिढ़ गई। ये विनीता को क्या हो गया? ए म्यूजिक वालों, म्यूजिक बंद करो। ऐसी म्यूजिक बजा कर रखिए, लग रहा है मैं किसी की मैयत पर आई हूँ। बजाओ ढोल गाना, आज मैं नाचूंगी नाचूंगी। और ये कहकर जैसे ही विनीता एक चक्कर मारती है उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। फौरन पूजा और बाकी सभी लोग जाकर विनीता को उठाते हैं। विनीता की इस हरकत के कारण सभी के सामने उसका बहुत बड़ा तमाशा बन जाता है। सभी वापस घर आते हैं और कोई भी विनीता से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता। पर विनीता के मन में बसी इनसिक्योरिटी अभी भी वैसी की वैसी ही थी। एक शाम सभी साथ बैठकर बाहर घूमने जाने का प्लान डिस्कस कर रहे थे। शादी के बाद तो हम कहीं हनीमून पर भी नहीं गए क्योंकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। अभी होली पास आ रही है, अच्छी खासी 5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है हमें। तो बताओ पूजा, कहाँ चले हम? सिर्फ हम क्यों, हम सब चलते हैं ना। इसी बहाने पूरी फैमिली का क्वालिटी टाइम भी एक साथ हो जाएगा। क्यों जेठ जी? अरे पर तुम दोनों के हनीमून पर हम सब जाकर क्या करेंगे? अरे जेठ जी आप भी ना, क्वालिटी टाइम तो हम कभी भी बिता सकते हैं पर फैमिली टाइम का मौका बहुत कम ही मिलता है। हॉल में हो रहे इस डिस्कशन को किचन में खड़े खड़े विनीता सुन रही थी। इसी तरह हर टॉपिक पर सबकी बात को तो काटती है पूजा और इसी से वो सबको पढ़ी लिखी लगती है। अब से ना मैं भी यही करूंगी। और बेचारी विनीता सभी की बातों को काटते हुए हॉल में जाकर कहती है, मैं तो कहती हूँ कोई घूमने ही मत जाओ। जाना ही क्यों है घूमने, हैं? क्यों सत्यम जी, हम गए थे क्या शादी के बाद कहीं हनीमून के लिए? घर पर कमरा तो पड़ा है और अगर बाहर जाना है तो चलो शाम को सब एक साथ जाकर गोलगप्पे खाकर आते हैं। अपनी बड़ी बहू की ऐसी बातें सुनकर श्याम की तो नजरें झुक जाती है और वो उठकर हॉल से अपने कमरे में चला जाता है। अब बहू मैं भी कमरे में जाती हूँ, तू मेरे लिए चाय पहुंचा दे। अरे मैंने कुछ गलत कहा क्या? पापा जी मम्मी जी उठकर कमरे में क्यों चले गए? खैर तो मैं क्या कह रही थी सत्यम जी, देखो तुम और व्योम इस टॉपिक को यहीं छोड़ दो। विनीता के मन में इन्फीरियरिटी की भावना इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी। वो हर चीज में देवरानी की कॉपी करना शुरू कर देती है। एक सुबह मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स व्योम की शादी में नहीं आ पाए थे। कई दिनों से वो मुझसे पार्टी मांग रहे थे तो इस बार मैंने उन्हें हाँ कर दी है, इसलिए वो आज हमारे घर आने वाले हैं। तो तुम संभाल लेना विनीता। आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। इतना सब भाभी आप अकेले कैसे कर पाओगी? मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लूं क्या? दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। अरे कोई जरूरत नहीं पूजा, तुम आराम से ऑफिस जाओ, मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगी। और सभी के ऑफिस निकलते ही विनीता यूट्यूब पर चाइनीज, इटालियन और मैक्सिकन खाने की रेसिपी देखना शुरू कर देती है। ऐसे ऐसे नए जमाने के खाने बनाऊंगी कि सभी खाते रह जाएंगे। फिर मेरी भी इज्जत वैसी ही होगी जैसी हमारी पूजा जी की है। आज के पहले विनीता ने कभी भी इंडियन स्टाइल के फूड के अलावा और कोई खाना नहीं बनाया था, पर वो किसी तरह यूट्यूब से देखकर कुछ न कुछ बना ही लेती है। रात को जब मेहमानों के आने का वक्त होता है तो विनीता टेबल पर खाने को डेकोरेट करके लगा देती है।
कुछ देर बाद सभी वहां पहुंचते हैं। अरे वाह भाभी, हमारे आने के पहले ही खाना लग गया। मानना पड़ेगा भाभी आपकी सदा को। सत्यम ने कई बार मुझसे कहा कि वो मुझे 5 स्टार में पार्टी देगा, पर मुझे तो आपके ही हाथों का खाना खाना था। खुशी से सत्यम के सारे दोस्त टेबल पर रखे खाने से प्लेट हटाते हैं। चाइनीज? इटालियन भी है, अच्छा है। कोई कुछ नहीं कहता। सब धीरे धीरे कर अपने प्लेट में परोसे गए खाने को खा लेते हैं। सभी को खाना खाता देख विनीता बहुत खुश हो जाती है। बिल्कुल आप लोगों की पसंद का खाना बनाया है ना मैंने। इतना ही नहीं, फ्रीज में आइसक्रीम भी है, अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही वो रसोई में आइसक्रीम लाने जाती है, पीयूष बोल पड़ता है, पराठे मिल जाते ना भाई तो मजा आ जाता। मुझे तो भाभी के हाथ के वो पराठे और दही ही पसंद है। ये चाइनीज वाइनीज तो 24 घंटे खाते हैं हम। और बार खाने के बाद भाभी रबड़ी देती थी और आज आइसक्रीम। ये मैदे का खाना ना कभी कभी अच्छा लगता है, हर वक्त नहीं। पर पता नहीं आजकल भाभी को क्या हो गया है, वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। कोई तो बात है। पूजा को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि उसकी भाभी की हरकतों के बदलने का कोई ना कोई गहरा कारण है। हमेशा की तरह सुबह 4:30 बजे उठकर भगवान से अपने ससुराल की शांति मांगने वाली विनीता आज कुछ अलग ही करती है। सुबह हो गई है, पहले YouTube चेक करती हूँ कि सुबह सुबह क्या करने से लोग आपको भाव देने लगे। गूगल, ऐसा क्या करे कि लोग आपको भाव दे? सुबह का टाइम ही लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे बेस्ट होता है। उठने के बाद ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहने कि लोगों की सीधी नजर आप पर ही पड़े। रंग बिरंगे कपड़े? अच्छा। बेचारी भोली भाली विनीता नहा धोकर ऊपर गुलाबी रंग का कुर्ता और नीचे पीले रंग का पजामा पहन लेती है। ऐसे तो किसी की भी नजर मुझ पर ही पड़ेगी, पर कुछ तो कमी लग रही है। YouTube पर देखती हूँ। विनीता YouTube खोलती है कि सामने एक रील प्ले होती है। शुक्र लोगों को आपकी तरफ एकत्रित करता है और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा खुशबूदार परफ्यूम लगाना चाहिए। बहुत सारा परफ्यूम, हाँ ये सही रहेगा। अपने पति के कब्बड से विनीता परफ्यूम की बोतल निकालती है और पूरी की पूरी परफ्यूम की बोतल खुद पर छिड़ककर जैसे ही विनीता कमरे से बाहर हॉल में आती है, सभी उसकी शक्ल देखते रह जाते हैं। मुझे लग ही रहा था तेरे दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पर यह नहीं पता था कि वो खिचड़ी अब तक पक रही है। अरे क्या हो गया है बहू तुझे? इतने अतरंगी हरकतें क्यों करने लगी है तू? ये सब क्या है विनीता? ये कैसे जोकर जैसे भड़कीले कपड़े पहन लिए तुमने? YouTube से सीखा मैंने कि ऐसे कपड़े पहनने से ना लोग आपको पसंद करते हैं। पहले तो मैं साड़ी पहनती थी तो कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, और पूजा मॉडर्न कपड़े पहनती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। भाभी जरा यहाँ तो आइए कमरे में, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूजा अपनी भाभी के साथ कमरे में जाती है। हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं भाभी, वैसी ही जैसी आप हो, चाहे आप कुछ भी करो, कैसे भी कपड़े पहनो, पर वही तो आपकी पहचान थी ना। साड़ी पहनना, सीधा बोलना, देसी खाना खाना, वही तो विनीता थी। पर आपको ऐसा लगने लगा कि आप कहीं फिट नहीं हो रही, पर ऐसा नहीं है। परिवार में फिट थोड़ी ना हुआ जाता है। परिवार तो अलग अलग लोगों के मिश्रण से बनता है। जैसे मिक्स वेजिटेबल में अब आलू और गाजर अलग है तो अलग ही रहेंगे ना। मेरे हाथों का बनाया चाइनीज सबको पसंद आता है क्योंकि मैं महीने में बस एक बार कुक करती हूँ, और आप रोज रोज अगर चाइनीज बनाने लगेंगी तो कोई खाना नहीं खाएगा। आपको क्या लगता है हील्स पहनने से कोई आपको पसंद करने लगेगा? बिल्कुल गलत। अगर ऑफिस में फॉर्मल्स कंपलसरी ना होते ना तो मैं तो आपकी तरह चप्पल ही पहनती। और आपकी ये साड़ी कितनी अच्छी लगती है आप पर। और आपको किसी टॉपिक में बोलना पसंद है तो बोलिए ना, नहीं पसंद तो मत बोलिए। आपको किसी की तरह बनकर जबरदस्ती कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना ना आप सब कुछ मैस कर दोगी भाभी, जैसे अब हो चुका है। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर हम किसी और के जैसे बनने की कोशिश करते हैं ना तो अपना वजूद ही खो बैठते हैं। अपनी देवरानी की बातों को सुनकर विनीता सब कुछ समझ जाती है और फूट फूट कर रोती हुई उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद विनीता फिर से साड़ी पहनकर अपने असली रूप में सभी के सामने आ जाती है। पोहे बनाने जा रही हूँ मैं, जिसे नहीं खाना वो बाहर कैंटीन में खा सकता है। ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। सुषमा के घर में उसकी बेटी पूजा की शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी और सभी घर में खुश थे, सिवाय सुषमा की बहू नीलम के।
और ऐसा इसलिए क्योंकि नीलम को ये सब देखकर अपनी शादी के दिन याद आ रहे थे। लेकिन बेचारी शादी के घर के कामों में लगी थी और देर शाम सुषमा के होने वाले समधी का आना होता है। अरे समधी जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अरे बैठिए, तो आप खड़े क्यों हैं? बस समधन जी, सब अच्छा है। मैं तो ये शादी का कार्ड देने आया हूँ। अरे वाह, आपने शादी के कार्ड भी छपवा लिए। और अभी तो हमने जिसे कार्ड दिया है ना छपवाने के लिए, वो आया ही नहीं है। अभी तो शादी में 15 दिन है, आ जाएगा समधन जी। वैसे बाकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब अच्छा है समधी जी, इकलौती बेटी है, पैसे तो पानी की तरह बहा रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि बस बच्चे खुश रहें, और क्या चाहिए। अरे बहू कहाँ रह गई? ए बहू, समधी जी के लिए चाय तो लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। इतना बोलकर हॉल में बैठे अपने ननद के होने वाले ससुर के लिए नीलम चाय नाश्ता लेकर आती है और उन्हें प्रणाम करके वापस किचन में चली जाती है और अपनी सास और पूजा के होने वाले ससुर की बातें सुनने लगती है। पता है समधी जी, जिस बैंक्वेट को हमने बुक किया है ना, उसे बुक करने के लिए 10 लाख रुपए लगे हैं और बारातियों के खाने पीने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की गई है। आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अरे आपके घर में हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दहेज से आपने तो हमारा घर भर दिया है। 15 लाख रुपए दहेज और महंगी गाड़ी, बस और क्या चाहिए। दामाद जी की शेरवानी के लिए पैसे भी दे दिए हैं। शेरवानी 60,000 की पसंद कर रहे थे दामाद जी, लेकिन मैंने कहा भाई थोड़ा और महंगा वाला लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी का लहंगा भी तो 3-4 लाख से कम का पसंद नहीं आएगा उसे। हाँ, ये भी आप सही कह रही हैं। वैसे समधन जी आपको याद कर रही थी, कह रही थी कि उनको कहिएगा अपनी तबीयत का ध्यान रखे। अरे मेरी तबीयत का क्या है समधी जी, शादी के घर में बस थोड़ी सी थकावट हो गई और बीपी लो हो गया। अभी तो ठीक हूँ, दवाई ले ली है, बस शादी सही से हो जाए। समधन जी कैसी बातें कर रही हैं, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बातें किचन में काम करते हुए सुषमा की बहू नीलम सुन रही थी और उसकी आंखें भर आई। तब नीलम खुद से कहती है, माँ जी ने मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी में कितना परेशान किया था और पापा को भी हार्ट अटैक माँ जी की वजह से आया था। अभी खुद का पैसा है तो कैसे पैसों को उड़ा रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बेटी का बाप कितना लाचार होता है, और मैं तो पहले से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। नीलम की शादी में सुषमा ने बहुत तमाशा किया था, जिस वजह से नीलम के पिता को हार्ट अटैक भी आ गया था। अब अपने समधी के जाने के बाद सुषमा अपनी बहू को सुनाती हुए कहती है, देख रही है ना पूजा के ससुर कितने पैसे वाले हैं, फिर भी एक पैसा का घमंड नहीं है। और तेरे बाप को तो पैसा ना होते हुए भी घमंड है। विनोद की शादी में जो उसने नाटक किया था, ऐसा लग रहा था कि हम उस पर कितना अत्याचार कर रहे हो। एक सामान ढंग का नहीं दिया, सब इतना सस्ता और लोकल कि 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ खराब हो रहा है। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सोच भी रही हैं कि आप क्या बोल रही हैं? सास बहू बातें कर रही थी, तभी नीलम की ननद पूजा हॉल में आती है और सुषमा से कहती है, माँ सुनो ना, मैंने पार्लर बुक किया है, 50,000 मांग रही थी। मैंने कहा खुशी खुशी से ले लो, लेकिन मेकअप ऐसा होना चाहिए कि बस दिल खुश हो जाए। माँ जी मुझे भी मेकअप करवाना है ननद जी की शादी में। अरे सही किया तूने पार्लर बुक करके। अरे ये नीलम के लिए कोई सस्ता सा पार्लर बता दे बेटा। माँ इन्हें मेकअप करके आने की क्या ज़रूरत है? जब ये घर का काम करेंगी, इन्हें मेकअप करवाने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी? हाँ बहू, क्या तो पूजा ठीक रही है, तुझे फुर्सत कहाँ मिलेगी मेकअप कराने की। तू बस नई सी साड़ी पहनकर शादी में शामिल हो जाइयो। हाँ भाभी, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना, वरना आप तो नौकरानी ही लगने वाली हो मेरे ससुराल वालों के सामने। क्यों माँ? इतना बोलकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सुषमा की पड़ोसन विमला आती है। आती ही सुषमा से कहती है, क्या बात है, दोनों माँ बेटी इतना ठहाका लगाकर हंस रही हो? अरे किसे कह रही है तू? तू मेरी पड़ोसन होकर मेरी बुराई कर रही है, वो भी मेरे घर आकर। अरे अब मजाक भी नहीं कर सकती क्या? ए बहू, जा तो 1 कप चाय बना कर ला। वैसे शादी की तैयारी कैसे चल रही है? अरे सब अच्छा है, अभी तो बहुत काम है, बस रोज रोज शॉपिंग चल रहा है। और फिर भी ना सामान की इतनी लंबी लिस्ट है,
हर दिन ये लाना है वो लाना है। ब्याह शादी का घर तो ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ लाते रहो फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और हाँ, शादी का कार्ड आने दे, साथ में मोहल्ले में बांटने जाएंगे। कांता को बताना भी तो है, करोड़पति घर में बेटी की शादी कर रही हूँ मैं। अरे क्यों नहीं, उस कांता को तो जरूर बताएंगे हम। नीलम को उसकी सास नौकरानी से भी ज्यादा गिरा हुआ समझती थी। नीलम पूरे घर का काम करने के बाद भी अपनी सास और ननद के ताने सुनती रहती, और शादी वाले घर में तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। अगले दिन सुषमा ढेर सारे कपड़े लेकर आती है। पूजा, तेरे लिए तो तेरे ससुराल से लहंगा आएगा, लेकिन ये सारी औरतों को देने के लिए है जो मेहमान के तौर पर घर आएंगी। हाँ माँ, ये सस्ती साड़ी उनके लिए सही है। वैसे भी कौन सा कोई आपको अच्छी साड़ियाँ देता है। माँ जी, आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? मुझे भी लहंगा पहनना है। मैंने ऑनलाइन लहंगा देखा था, बड़ा ही प्यारा था। ऑनलाइन लहंगा देखा था, पर आप ले नहीं सकती, क्योंकि आपके लिए भी माँ सस्ती सी अच्छी सी साड़ी लेकर आई है। अरे दे दो ना माँ। लेकिन मेरे पास तो ढेर सारी साड़ी है, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूँगी। मुझे भी लहंगा चाहिए, आखिर मैं भी तो दुल्हन की भाभी हूँ। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी भाभी कहलाने लायक आप में कोई गुण नहीं है, रहने दीजिए आप तो। माँ जी, ये आप सही नहीं कर रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे बहू जैसा दर्जा ही नहीं मिलता। कभी तेरे बाप ने तुझे बेटी जैसा दर्जा दिया है जो मैं तुझे अपनी बहू मान लूं? ये सुनकर नीलम की आंखें भर आती है। वो किचन में जाकर रोते हुए खुद से कहती है, गरीब होना कितना पाप है ना। गरीब लोगों की इज्जत ही नहीं होती, और अमीरों को हर कोई पूछता है। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, और सुषमा के घर में शादी की तैयारी जोरों पर थी। हर दिन सुषमा और पूजा सामान लेने जाया करते, लेकिन नीलम बेचारी घर में काम करके अपनी सास और ननद का इंतजार करती, और जब वो दोनों आते तो नीलम को कुछ भी नहीं दिखाते ना बताते, और चाय नाश्ता बनवाकर खाकर आराम करते। माँ, कल नीलम को लेकर मुझे बाजार जाना है, तो आप लोग खुद ही बाजार चले जाइएगा। अरे उसको लेकर कहाँ जाएगा, उसके लिए कपड़े लाकर मैंने रख दिए है। हाँ भैया, भाभी को लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, अभी हमारी आधी शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, क्या वो इस घर का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे ये भी बता दीजिए। आप माँ जी और ननद जी से क्यों बहस कर रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब करेगी ये सती सावित्री बनने का नाटक? अरे बहू, कितना नीचा गिरेगी तू, और चाहती क्या है, हैं? हम तुझे मारते हैं, पीटते हैं, खाने को नहीं देते हैं, या फिर तुझे कपड़े नहीं दे रहे? आखिर तूने विनोद के कान क्यों भर दिए? नीलम ने मेरे कोई कान नहीं भरे। मुझे दिखता नहीं है क्या आप दोनों उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? शादी के घर में विनोद अपनी माँ और बहन से खूब लड़ता है, क्योंकि वो दोनों नीलम को हर बात पर ताना दे रहे थे, और उसके लिए अब तक कुछ भी नहीं आया था। वहीं नीलम को अपने पति का सपोर्ट पाकर अच्छा लगता है, लेकिन सुषमा अंदर ही अंदर जल रही थी, और वो नीलम को विनोद के जाने के बाद खूब खरी खोटी भी सुनाती है। अब अगली सुबह सुषमा नीलम से कहती है, कल तेरा पति कह रहा था ना कि तू इस घर का हिस्सा नहीं है, तो आज मैं तुझे इस घर का हिस्सा बनाती हूँ। देख, मुझे 20,000 की जरूरत है। अपने बाप को फोन लगा और उसे बोल कि मुझे 20,000 दे। माँ जी, वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आप तो जानती है ना, हम मिडिल क्लास लोग। अब तक पिताजी मेरी शादी में लिए कर्ज को ही चुकता रहे हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना, पहले ही भाभी रोना चालू कर देगी। क्या अब तू अपनी सास की मदद नहीं करेगी हैं? अब तू अपना बहू होने का फर्ज नहीं निभाएगी? कल तो तूने अपने पति के कान भरकर मुझे बहुत सुनवाया। मम्मी रहने दो ना, ये गरीब भिखारी लोग कहाँ से पैसे लाएंगे? देख लेना, शादी में अगर इनके घर से कोई भी आया ना, तो 101 का लिफाफा लेकर आएगा। 101 भी ज्यादा बोल दिया मैंने। सुषमा और पूजा नीलम का खूब मजाक बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विनोद नेहा को बाजार लेकर जाता है और महंगे से महंगा लहंगा दिलाकर लाता है।
नीलम तो अपने पति को मना करती रहती है, लेकिन विनोद अपनी माँ से पैसा लेकर जाता है और नीलम के लिए अच्छा सा लहंगा लाता है। माँ देखो तो ये लहंगा कैसा है, अच्छा है ना? अरे वाह भैया, कितना सुंदर लहंगा है। कितने का लाए और किसके लिए? मुझे पता है आप मेरे लिए लाए होंगे। देखो तो मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है तुझ पर, लेकिन ये तेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी नीलम के लिए है। क्यों नीलम? बहुत महंगा लग रहा है। कितने का लेकर आया? और तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? सुबह ही तो आपसे 25,000 मांग कर लेकर गया था ना, उसी का लेकर आया हूँ। लेकिन भैया आपने तो कहा था कि वो आप हलवाई को देने जा रहे हैं, फिर अपनी भाभी के लिए इतना महंगा लहंगा खरीद लिया, और वो भी काम के पैसों से। तू 2-4 महीने पहले से अपनी शादी में सामान खरीद खरीद कर पैसे उड़ा रही है। तब तो किसी ने नहीं बोला कि इतने पैसे क्यों उड़ा रही है। और मैं अपनी पत्नी के लिए एक लहंगा क्या खरीद कर लाया? तुम माँ बेटी को इतना बुरा लग रहा है? सच सच बता, खाने में क्या मिलाकर खिलाया है तुझे इसने, जो इसके गुणगान गाए जा रहा है? विनोद अपने कमरे में चला जाता है। विनोद के जाने के बाद फिर से सुषमा और पूजा दोनों ही नीलम को खूब सुनाते हैं, क्योंकि दोनों ही आदत से मजबूर थे। अब दूसरी तरफ सुषमा के समधी जी एक बार फिर उसके घर आते हैं। कैसी हैं समधन जी? 4 दिन बाद बच्चों की शादी है, मैं बिटिया के कपड़े देने आया हूँ। अरे आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बोल दिया होता, मैं किसी को भिजवा देती यहाँ से। अरे नहीं नहीं, कष्ट की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ और कुछ नहीं। पूजा के लिए लहंगा आ चुका था, शादी के लिए बैंक्वेट बुक हो चुका था, मेहमानों को कार्ड बांटे जा चुके थे, सब कुछ एकदम रेडी था। बस अब शादी वाले दिन का इंतजार था, जब दूल्हा घोड़ी चढ़कर आना था। नीलम ये सब देखकर भावुक तो थी, लेकिन वो दूसरी तरफ सबकी खुशी में खुश भी थी। अब शादी वाले दिन सुबह से घर में चहल पहल थी और सुषमा घर को सजवाने में लगी हुई थी। अरे भैया ध्यान से फूल लगाइए और लाइट भी ना अच्छे से लगवा दीजिएगा। सुषमा, तेरा घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे मेरी बेटी की जो शादी है, भला घर में रौनक कैसे ना हो, लेकिन कल ये रौनक घर से चली जाएगी, घर को सुना करके। तेरी बहू भी कम रौनक फैलाती है, घर में पूरा दिन चहल पहल मचा कर रखती है, इधर उधर काम करती नजर आती है बस। अब देर शाम सभी को बारात का इंतजार होता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी होती है और सभी पूजा को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी सुषमा आकर पूजा के कान में कुछ कहती है। मैम, मैंने भी रोहन को फ़ोन लगाया था, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा, और उसके पापा को भी लगाया, उसके दोस्तों को भी लगाया, सबका फ़ोन बंद जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं देखती हूँ, तू चिंता मत कर। ए नीलम, पूजा का ध्यान रख, मैं आती हूँ अभी। घर मेहमानों से भरा हुआ था, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन दूल्हे के पिता, दूल्हे और उनके करीबियों का फ़ोन बिल्कुल बंद था। अब सुषमा को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। माँ, ये क्या तमाशा है? किसी का फोन ही नहीं लग रहा और यहाँ सब बारात का इंतजार कर रहे हैं। अरे मुझे भी टेंशन हो रही है बेटा, आखिर कहाँ रह गए सारे बाराती? समधी जी का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा, दामाद जी का भी फ़ोन नहीं लग रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बारातियों के आने का समय निकल रहा होता है, लेकिन अब तक कोई नहीं आया था। मेहमानों में अब बातें बनाना शुरू हो जाती है। वहीं पूजा के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और पूजा रोने लगती है। सुषमा पहुंचकर पूजा को गले लगा लेती है। अरे पूजा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? माँ, रोहन का फोन आया था, वो और उसका परिवार बारात लेकर नहीं आ रहे, बल्कि उसने कहा कि मेरा बदला पूरा हुआ। कौन से बदले की बात कर रहा था वो? और यहाँ सब तैयारी हो चुकी है, ये क्या तरीका है? मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, उन लोगों ने हमें रोने का दिखावा किया है और आपसे पैसे लेकर भाग गए। माँ, आप किसी को मत छोड़िएगा। नन्ना जी, आप बैठ जाइए। माँ जी, आप बाहर चलिए, टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें बताती हूँ। दरअसल पूजा की जिससे शादी होने वाली थी,
पूजा उससे प्यार करती थी, लेकिन शादी में सामान पैसा सब लेने के बाद शादी वाले दिन लड़के वाले आते ही नहीं और पूजा का होने वाला पति रोहन पूजा से कहता है कि उसने अपना बदला पूरा किया, क्योंकि काफी समय पहले पूजा ने अपने अमीर होने का घमंड उसे दिखाया था। अब उसने पूजा का पैसा लेकर खुद को अमीर साबित किया और पूजा से झूठे प्यार का नाटक करके शादी वाले दिन बारात लेकर आया ही नहीं। ये उसने सही नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ना ही उसके घर वालों को। तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, ये प्यार कभी सफल रहा है क्या? और माँ ने भी तुझे सर पर चढ़ा कर रखा था। ले, अब सर पर चढ़ने का भुगत नतीजा। तेरी शादी में मैंने तेरे ससुर को, तेरे साले को कितना बदनाम किया पैसों के लिए। आज देख, मेरी बेटी की शादी में मेरी कितनी बदनामी हो रही है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने मुंह से गलत शब्द मत निकालिए। अरे बहू, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। आज मेरी बदनामी होने से सिर्फ मुझे तू ही बचा सकती है। तू अपने भाई को कह देना कि वो पूजा से शादी कर ले। मैं तेरे माँ बाप के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? नहीं, पूजा और साले साहब की शादी। ये सब नीलम के पिता श्यामलाल सुन लेते हैं। वो सुषमा के पास आते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अरे समधन जी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से तय करता हूँ और इसी मंडप में आज मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी होगी। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और ना ही मैं इस एहसान को कभी उतार पाऊंगी। जिस तरह मेरी बेटी आपके घर बेटी बनकर रह रही है, इसी तरह आपकी बेटी भी हमारे घर बेटी बनकर रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, उसे किसी चीज की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने विनोद और नीलम की शादी में आप लोगों को कितना बेइज्जत किया था। आज मुझे दिल से उसका पछतावा हो रहा है। अरे, वो सब पुरानी बात है, भूल जाइए बहन जी। अब तो मेरी बेटी आपके घर की बहू बन चुकी है। उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही उसने कभी अपने ससुराल वालों के लिए कोई शिकायत की है। हाँ माँ जी, पिताजी एकदम सही कह रहे हैं। जिस तरह मैं इस घर की बेटी बनकर रह रही हूँ, उसी तरह ननद जी भी मेरे घर में राज करेंगी। अब श्यामलाल अपने बेटे और सुषमा की बेटी पूजा की शादी नीलम के भाई से करा देते हैं और नीलम की ननद अब नीलम की भाभी बन जाती है। हालांकि सुषमा को इस बात का दुख था कि उसे अपने पैसों पर घमंड था, लेकिन उसकी बहू जो मिडिल क्लास फैमिली से थी, उसके घर वालों ने सुषमा को बदनामी होने से बचाया और अपने बेटे से पूजा की शादी करवाई।